बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड दे टू कंबाइन मेक द न्यूक्लियस। जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो इन दोनों का मास थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, मास कम हो जाता है। और हमने ये पढ़ा है कि मास और एनर्जी आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। इसका ये मतलब है दोनों की एनर्जी थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। ये हमने बनाया पूरा, ये मास है एक न्यूक्लियॉन का, प्रोटॉन का। लेकिन ये प्रोटॉन जब हीलियम बनता है, ये प्रोटॉन जब हीलियम बनता है तो हीलियम में हमको उसका इतना मास मिलता है और इतना मास नहीं मिलता। फिर से अकेला प्रोटॉन होगा तो उसका मास इतना है। यही प्रोटॉन जब हीलियम में चला जाता है, एक हीलियम में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन आपस में कंबाइन होते हैं। हर एक का मास हमने देखा, हर एक का मास इतना सा बच गया और इतना मास कम हो गया उसका, यानी इतना मास उसका एनर्जी बन गया और वो निकल गई, उसको उसकी जरूरत नहीं। तो ये वाली जो एनर्जी है इसको क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। क्यों? इसलिए क्योंकि अब ये वाला 1 2 3 4 पार्टिकल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम। और उसमें से हम एक प्रोटॉन को अलग नहीं कर सकते। अगर एक प्रोटॉन को हम अलग करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। इतनी एनर्जी देंगे उसका मास बनेगा, तब ये हीलियम का पूरा मास आएगा। तो ये वाली एनर्जी क्या कहलाती है, बाइंडिंग एनर्जी। तो ये वाला डायग्राम हमको क्या दिखाता है, फुल मास कॉम्बिनेशन होने के बाद इतना मास बचता है और इतना मास उसका डिफेक्ट यानी मास कम हो जाता है, मास डिफेक्ट। और ये क्या बन जाता है, बाइंडिंग एनर्जी बनके रेडिएट हो जाता है। इतनी एनर्जी उसमें बचती है। सो दिस इज रिमेनिंग पार्ट, दिस इज रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग। और ये वाला जो है ये क्या हो गया, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या उसमें रहती है, आंसर है नो। बाइंडिंग एनर्जी तो निकल जाती है। तो बाइंडिंग एनर्जी बोलते क्यों है, क्योंकि अगर हम इनको अलग अलग करना चाहते हैं तो हमको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये फुल ऐसा बनेगा और अलग हो जाएगा। ये चीज हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं एक बार। ओके, अब हमने क्या किया, अलग अलग ऐसे मॉलिक्यूल लिए, ऐसे एटम लिए जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियॉन लगते हैं। ऐसा सबसे छोटा हमको क्या मिलता है, ड्यूट्रियम H2। इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन आपस में मिले हुए हैं। फिर हमको क्या मिलता है, एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन H3। उसके बाद हीलियम, हीलियम में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 4, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। अब ये हमको एक डायग्राम हमने बनाया, ये हमको क्या दिखाता है, जब हम हाइड्रोजन में दो प्रोटॉन को मिलाते हैं तो क्या होता है। ये हमने ऐसा एक प्रोटॉन लिया यहां तक, ऐसा ही एक और प्रोटॉन लिया, दोनों प्रोटॉन, एक और न्यूट्रॉन लिया, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन दोनों को मिलाया। दोनों को मिलाकर उसका जो हमको मास मिला वो इतना इतना मास था, इतना एक प्रोटॉन का और इतना ही एक न्यूट्रॉन का। ये मास बच गया रिमेनिंग, और ये वाला क्या हुआ, कम हो गया, बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और ये एनर्जी रेडिएट आउट हो गई। अब इतना हमारे पास बच गया, तो ये क्या है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी इसकी यहां पर हम देखते हैं, ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी है 1 समथिंग इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी। ट्रिटियम की बाइंडिंग एनर्जी किसके अप्रोक्सीमेट है, 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये है 2 और ये है 3। ये किसकी बाइंडिंग एनर्जी हो गई, ट्रिटियम की। अच्छा, अब अगर हम हीलियम पर जाते हैं, ये हीलियम,
हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी हमको कितनी मिलती है 7। इसका क्या मतलब है, वही प्रोटॉन वही न्यूट्रॉन जब चार आपस में मिलते हैं तो हर एक का खर्चा कम हो जाता है, हर एक का मास कम हो जाता है और ये हीलियम बना। हीलियम में हमने क्या देखा कि हर एक ने इतना पोर्शन रिलीज कर दिया, बाइंडिंग एनर्जी इतना पोर्शन अपनी एनर्जी का रिलीज कर दिया और ये क्या है रिमेनिंग। तो इसकी ये बाइंडिंग एनर्जी हीलियम की कैसी हो गई, ज्यादा। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है उसके पास बचा हुआ मास कम होता है। ये समझ आ गया, ये बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन आपको समझना है। जिसके पास बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी उसका बचा हुआ मास कम होगा, उतनी एनर्जी वो पहले छोड़ चुका होगा। अब इसके बाद देखिए ये यहां पर हम देखते हैं इस ग्राफ को हमने बनाया, किस तरह से ग्राफ को बनाया, एक हीलियम की टोटल बाइंडिंग एनर्जी हमने निकाली और उस हीलियम में कितने पार्टिकल होते हैं 4। तो जो बाइंडिंग एनर्जी हमने निकाली, एनर्जी बाइंडिंग, इसको डिवाइड कर दिया उसके मास नंबर से, मास नंबर 4 से डिवाइड किया तो ये जो एनर्जी मिलेगी ये हमको क्या मिलेगी, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये क्या थी, एनर्जी फॉर द कंप्लीट हीलियम न्यूक्लियस, एनर्जी फॉर कंप्लीट हीलियम न्यूक्लियस। और हीलियम न्यूक्लियस में कितने पार्टिकल होते हैं 1 2 3 4। ये हमको क्या देता है, ओनली 1 पार्ट, एक पार्टिकल, 4 पार्टिकल थे बस। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये पूरे न्यूक्लियस की है और ये सिर्फ एक पार्टिकल की है, हमने 4 से डिवाइड कर दिया। जैसे हीलियम की जगह अगर हम कार्बन लेंगे, कार्बन C का एटॉमिक मास 12 और ये उसकी बाइंडिंग एनर्जी। ये बाइंडिंग एनर्जी बताइए C के पूरे न्यूक्लियस की है या एक प्रोटॉन की है, एक पार्टिकल की, तो आंसर है एक न्यूक्लियन की है। अगर हमको पूरे की निकालनी है तो कैसा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 12, तो वो क्या निकल जाएगा, पूरे न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी। तो ये जो ग्राफ बनाया गया है ये पूरे न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी का नहीं है, ये एक प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी है। वही प्रोटॉन जो कभी आपस में मिलके हीलियम बनाता है, कभी आपस में मिलके कार्बन बनाता है, कभी आपस में मिलके ऑक्सीजन बनाता है, वही मिलके आपस में Fe बनाता है और वही यूरेनियम बनाता है। सब कुछ बनाने वाले कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो वही। लेकिन हम क्या देखते हैं, किसी में प्रोटॉन का इतना हिस्सा बचता है, किसी में इतना बचता है, किसी में इतना बचता है रिमेनिंग, किसी में इतना बचता है। ये क्या चीज है, जो खत्म हो जाता है, जो मास डिफेक्ट है या जो एनर्जी में चला गया, जो उनकी बचत है। और इस बचत के कारण, इतनी कमी होने के कारण वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं और अगर उनको अलग करना हो तो हमको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये बाइंडिंग एनर्जी हो गई, बाइंडिंग एनर्जी। ये बात समझ में आ गई, ये डायग्राम भी समझ में आ रहा है, ओके। अच्छा, अब इसमें देखिए, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स बिटवीन द मास 30 to 70, 30 to 70, 30 से लेके इधर 70 तक, रादर 100 तक, ये सब 8 के ऊपर, 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पार्ट पर न्यूक्लियन। इतनी कमी ये 8 या मान लो ये 1 बड़ा, जबकि हाइड्रोजन में ये कितना है 1, सिर्फ छोटा सा। तो ड्यूट्रियम में हमने ड्यूट्रियम लिया, ड्यूट्रियम में कितने पार्टिकल हैं 2, हर एक को हमने 1-1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी। कितनी दी 1। ये 1 मिलियन हमने दे दिया इसको, तो क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया और दोनों प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन अलग अलग हो गए। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए हाइड्रोजन में, ड्यूट्रियम में हमको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 1। ट्रिटियम को अलग करना है तो 3। हीलियम में हर एक को अलग करना है तो कितनी देनी पड़ेगी? 7। हर एक को अलग करना है तो 7 हम दे सकते हैं। उसके बाद और देखिए, कार्बन को अलग करना है 7.8 और ज्यादा हो गई। इसके बाद सल्फर को अलग करना है तो और ज्यादा। ये एंगस्ट्रॉम को अलग करना है तो 197 नंबर है उसका, ये कम देनी पड़ेगी अप्रोक्सीमेटली 7। यूरेनियम को और कम देनी पड़ेगी पर न्यूक्लियन। पर इसके कितने न्यूक्लियन? 230 है, वो ठीक है, पर न्यूक्लियन हमको कम देनी पड़ेगी। अब इसके साथ हम उसकी स्टेबिलिटी को जोड़ते हैं। कौन से एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होंगे, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी या जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी? उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? उतनी ज्यादा एनर्जी कोई उनको देगा तब तो वो टूटकर अलग होंगे। बाइंडिंग एनर्जी देने से वो क्या हो जाते हैं? इंडिपेंडेंट। उस कमी के कारण वो आपस में जुड़े हुए थे, और उतनी एनर्जी हम दे देंगे तो वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से जो एलिमेंट 30 से लेके 70 तक हैं, ये ऊपर में, उनकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। उनको अलग करना ज्यादा मुश्किल होता है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। उतनी एनर्जी हर सिचुएशन में उनको नहीं मिलती है, इसलिए वो टूटते नहीं। तो हम क्या कहेंगे? उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट हमारे नेचर में कौन सा है? आयरन, क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल Fe, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है। दूसरा, ये ग्राफ जब हमने टोटल बनाया, इसमें एक चीज देखा कि जो बहुत छोटे न्यूक्लियस हैं, हाइड्रोजन यानी ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, इनके जो है बाइंडिंग एनर्जी कैसी है? कम। फिर जब इनका साइज मीडियम हो जाता है तो बाइंडिंग एनर्जी कैसी हो जाती है? हाई। लेकिन जब साइज और बड़ा हो जाता है, साइज और बड़ा होता चला गया, ये साइज और बड़ा हो गया, तो फिर से बाइंडिंग एनर्जी कैसी हो गई? कम। अब आप इसको देखकर बताइए, 3 चीजें मैं आपको बताता हूं, कार्बन, Fe और यूरेनियम, इन तीनों में से किसको तोड़ना, किसके न्यूक्लियस को तोड़ना सबसे आसान? यूरेनियम को तोड़ना सबसे आसान है। उससे ज्यादा डिफिकल्ट कार्बन, उससे ज्यादा डिफिकल्ट Fe। ये समझ में आ गया? तो हाइड्रोजन को तोड़ना आसान है, हीलियम को तोड़ना मुश्किल है। इसको तोड़ना आसान है, इसको तोड़ना मुश्किल। ये बात समझ में आ गई? अब एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम एक को तोड़ेंगे तो क्या होगा? एनर्जी एक को तोड़ के दूसरे में कन्वर्ट करेंगे तो हमको एनर्जी मिलेगी या एनर्जी हमको देनी पड़ेगी? ओके, ये प्रोसेस आपको थोड़ा ध्यान से समझनी पड़ेगी। देखिए, इसका मैं एग्जांपल देता हूं। ये है दिस H2, इसकी सिर्फ इतनी सी बाइंडिंग एनर्जी है, ये 1। हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 7। ये है हीलियम, और इस हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 7। ये है ड्यूट्रियम, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 1। ओके, अब हमने क्या किया? एक ड्यूट्रियम लिया, दूसरा ड्यूट्रियम लिया, इसके पास 2 पार्टिकल, उसके पास भी 2 पार्टिकल, दोनों को आपस में जोड़ दिया, कुछ किया, एक प्रोसेस की, ऐसी प्रोसेस की कि दोनों आपस में मिल गए, और मिलके उन्होंने एक
न्यूक्लियस बना दिया। वो न्यूक्लियस किसका बना? 4 वाला हीलियम। ऐसा न्यूक्लियस बन गया। क्या प्रोसेस हमने की? एक ड्यूट्रियम, दूसरा ड्यूट्रियम, दोनों को मिलाया और हमको क्या मिला? हीलियम 4, बराबर। ठीक है, इसके पास एक प्रोटॉन, इसके पास एक प्रोटॉन, इसके पास 2 प्रोटॉन, हर तरह का बैलेंस हो गया। अब बताइए, इसको देखकर एनर्जी का क्या होगा? एनर्जी हमको देनी पड़ेगी या वो हमको एनर्जी देगा? बारीकी से सोचिए। देनी पड़ेगी, वो देगा। सोचिए। ओके, देखिए, ये यहां से लेके यहां तक ये पूरा मास कन्वर्टेड टू एनर्जी है, इतना होता। उसमें से जब हम H2 बनाते हैं तो इतना मास बनता है, इतनी एनर्जी रिलीज हो गई। मान लो ये है 100 में से यहां से लेके यहां तक ये है 90 और ये है 10, 90 और 10, ये क्या बन गया? ड्यूट्रियम। इसके पास, ड्यूट्रियम के पास अभी जो मास है वो 90 के इक्विवेलेंट है कि 10 के? 90। रिमेनिंग 90 है। 10 ऑलरेडी ड्यूट्रियम बनने की प्रोसेस में वो रेडिएट कर चुका है, इसीलिए उसको 10 की कमी पड़ती थी, 90। अब जब ये हीलियम बचता है, हीलियम बनता है, तो ये वाला पार्ट है 20 और ये वाला पार्ट है 80। अब इसके पास रिमेनिंग मास या रिमेनिंग एनर्जी कितनी है? 80। यहां रिमेनिंग एनर्जी कितनी थी? यहां रिमेनिंग एनर्जी कितनी है? 80। पहले इसके पास, यहां पर हर पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी थी? 90। अब इसके पास कितनी एनर्जी है? 80। तो एनर्जी उसने हमको निकाल दी या हमसे ली? निकाल दी, क्योंकि पहले एनर्जी क्या थी? 90 और अब एनर्जी कितनी है? 80। तो उसने 10 एनर्जी रिलीज कर दी। लेकिन अब हम भाषा बदलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी की भाषा में देखिए, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी थी? 10। इसकी बाइंडिंग एनर्जी 20। बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई और हमने हाइड्रोजन से हीलियम बनाया, तो एनर्जी रिलीज हुई थी या हमको देनी पड़ी थी? अभी आपने जवाब दिया था, एनर्जी क्या हुई थी? रिलीज हुई थी। तो एनर्जी रिलीज होती है कब? जब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाती है। बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाती है। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, एक तरफ हम क्या बोल रहे हैं? बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई, और फिर हम क्या बोलते हैं? एनर्जी रिलीज हो गई। पर ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? एनर्जी की कमी। इसको एनर्जी की कितनी कमी थी? 10। इसको एनर्जी की कितनी कमी? तो 10 कमी वाली पार्टिकल से 20 कम वाला पार्टिकल बनाओगे तो एनर्जी निकलेगी कि जाएगी? निकलेगी। समझ आई भाषा? तो बाइंडिंग एनर्जी जिसकी ज्यादा होती है उसमें अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो एनर्जी का क्या होगा? एनर्जी रिलीज। ये प्रिंसिपल बड़ा मुश्किल से समझ में आता है, इसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, इसके साथ आपको क्या समझना है कि जो एक पूरा पार्टिकल है, एक न्यूक्लियॉन है, इसका इतना मास है और ये मास कितनी एनर्जी के बराबर है? 100 एनर्जी के बराबर है। सिंगल ये हमको किसमें मिलता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में सिर्फ क्या है? एक प्रोटॉन। उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया, सिंगल प्रोटॉन है, उसके पास मास कितना है? 1। एनर्जी कितनी है? 100%। जब हम दो को आपस में मिलाते हैं तो हम क्या देखते हैं? दोनों का मास थोड़ा थोड़ा कम हो गया, और ये प्रिंसिपल हमने पढ़ा है कि जब दोनों मिलकर शेयर करते हैं एक स्पेस को तो उनको थोड़ी सी बचत हो जाती है। जो उनकी बचत होती है वो उतना अपना मास कम कर लेते हैं और उतनी एनर्जी को रेडिएट कर लेते हैं, दोनों मिल जाते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं? ड्यूट्रियम।
अब जब ड्यूट्रियम बन गया तो हर एक ने अपने मास को कितना कर लिया, हर एक ने अपने मास को थोड़ा सा कम किया, उसका मतलब है इक्विवेलेंट एनर्जी को कितना कर लिया 90 और एनर्जी को कितना कम कर दिया 10। इसी प्रोटॉन को हमने पकड़ा 4 न्यूक्लियॉन, 4 को आपस में मिलाया, 4 जब एक घर में रहने गए तो उनको और कन्वीनियंट हो गया, उनको और कम एनर्जी में उनका काम चलने लगा। अब कितनी एनर्जी में काम चलता है 80, तो उन्होंने अब कितनी रिलीज कर दी 20 रिलीज कर दी। ठीक है, तो जब हम ये ड्यूट्रियम को 2 मिलाकर हीलियम बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज हुई या देनी पड़ी, रिलीज। और बाइंडिंग एनर्जी इसकी कम है और इसकी ज्यादा है। तो हमने याद किया कि जब किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कम बाइंडिंग एनर्जी वाले न्यूक्लियस को कन्वर्ट कर दे हायर बाइंडिंग एनर्जी वाले न्यूक्लियस में, तो एनर्जी रिलीज होती है। ये हमारा प्रिंसिपल बना। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल को आप याद रखिएगा। अब बताइए, अगर हम इसमें से यूरेनियम को तोड़ते हैं और उससे बेरियम बनाते हैं, क्रिप्टॉन बनाते हैं, जो कि यहां पर मिलेगी बेरियम और क्रिप्टॉन, तो एनर्जी निकलेगी या एनर्जी देनी पड़ेगी? निकलेगी। हाँ, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कैसी है? कम 7। इसकी बाइंडिंग एनर्जी कैसी है? 8। इसका क्या मतलब है? एक 7 है और एक 8 है, तो 7 वाले को जब आप 8 में कन्वर्ट करेंगे तो रिलीज एनर्जी ज्यादा होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिलीज, राइट। तो ये एनर्जी रिलीज ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब वो एनर्जी निकलेगी। तो अब हमारा प्रिंसिपल क्या बना? एक बड़ा सा एटम हमने लिया, बड़ा न्यूक्लियस 238, जिसमें आपस में पार्टिकल जुड़े, उसको तोड़ दिया। उसको तोड़ के हमने 2 बना दिया, एक 100 वाला, एक 138 वाला, एक 100 वाला, एक 135 वाला। ऐसे हमने 2 पार्टिकल बना दिए। उन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी यहां और इसकी बाइंडिंग एनर्जी यहां, तो एनर्जी का क्या होगा? एनर्जी विल बी रिलीज। ठीक है, अगर ये 2 छोटे छोटे को हमने मिला दिया और इनको मिलाकर हीलियम बनाया, ये ऐसे 2 को मिलाकर ये हीलियम बनाया, ये एनर्जी रिलीज। तो अब इसमें फिर क्या होगा? एनर्जी रिलीज। तो 2 प्रोसेस से, 2 न्यूक्लियर प्रोसेस से हम एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। पहली प्रोसेस, 2 छोटे से न्यूक्लियस को मिलाइए और एक बड़ा न्यूक्लियस बनाइए। ये 2 हाइड्रोजन को मिलाइए, एक हीलियम बनाइए, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। यहां पर एक बड़ा न्यूक्लियस लीजिए, उसको तोड़कर 2 छोटे बनाइए, अगेन एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ठीक है, तो इस ग्राफ को देखकर, बाइंडिंग एनर्जी को देखकर हमारे जो कंक्लूजन हुए वो क्या क्या हुए? नंबर 1, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो एलिमेंट उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए मोस्टली स्टेबल एलिमेंट्स हमको कहां मिलते हैं? बिटवीन नंबर 30 to 70, राइट। और 30 to 70 ये, और सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट नेचर में कौन सा होता है? आयरन। उसको तोड़ना सबसे मुश्किल होता है, उसके न्यूक्लियस को तोड़ना। ये हो गया। दूसरा, बाइंडिंग एनर्जी के और रूल हमने पढ़े। जब 2 हाइड्रोजन को मिलाकर हम एक हीलियम बड़ा पार्टिकल बनाएंगे, तो इस ग्राफ के अनुसार बाइंडिंग एनर्जी अगर इंक्रीज होती है तो इस प्रोसेस में ये 2 को मिलाकर एक बनाने में ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ये क्या होगी? रिलीज हो जाएगी। इसी तरह से एक लार्ज न्यूक्लियस, इसको तोड़ के हम 2 स्मॉलर न्यूक्लियस बनाएंगे, तो लार्ज न्यूक्लियस पे एनर्जी कितनी है? 7 ये, और हर प्रोटॉन के पास कितनी है? 7 हर न्यूक्लियन के पास। जब हमने उससे तोड़ के क्रिप्टॉन बना दिया तो क्रिप्टॉन के पास कितनी होती है? 8। तो जब इस 7 वाले न्यूक्लियन को 8 वाला न्यूक्लियन बनाएंगे
7 वाले को 8 वाला न्यूक्लियस बनाएंगे, तो ये जो 1 एनर्जी एक्स्ट्रा है ये क्या होगी, रिलीज हो जाएगी, क्योंकि ये किसका है, रिलीज का। ये समझ में आ रहा है? तो ये दोनों तरह की प्रोसेस हो गई। अब अगर हम दो छोटे पार्टिकल को मिलाकर एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं तो इस प्रोसेस का हमने एक नाम रखा, क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर फ्यूजन। वेरी गुड, न्यूक्लियर फ्यूजन। और उसको तोड़ के दो छोटे करते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन। ये दो प्रोसेस हो गई, और इन दोनों प्रोसेस में हम क्या करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तीनों चीजें आप नोट कर लीजिए, मैं आपको नोट करा देता हूं। लिखिए, according for most of the nucleons between number 30 to 170 the binding energy is more than 8 million electron volt, more than 8 million electron volt. Therefore they are stable, therefore they are stable nucleons. The curve has, this curve shows maximum binding energy of 8.75 for iron। ये थोड़ा सा गलत हो गया, write it 56, iron is 56। ठीक है, so maximum binding energy is for iron weight 56। Therefore it is most stable element in our nature, therefore it is most stable element in our nature। उसके बाद देखिए, एनर्जी पर न्यूक्लियस, नॉट पर न्यूक्लियन, एनर्जी पर न्यूक्लियस इज लोअर, एनर्जी पर न्यूक्लियस इज लोअर फॉर स्मॉलर न्यूक्लियस एज वेल एज फॉर लार्जर न्यूक्लियस। ओके, ये एनर्जी पर न्यूक्लियस फॉर, लिखा आपने एनर्जी पर न्यूक्लियस फॉर स्मॉलर, इससे स्मॉलर, एज वेल एज फॉर लार्जर न्यूक्लियस इज लेस और डिक्रीजेस। यानी अगर हमारा न्यूक्लियस आयरन से बड़ा हो रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी कम होते जाएगी, अगर न्यूक्लियस आयरन से छोटा होते जा रहा है तब भी बाइंडिंग एनर्जी कम होते जाएगी। ठीक है, ओके, ये लिखिए। नेक्स्ट, a very heavy nucleus when broken into smaller nucleus of higher binding energy, then energy is released
then energy is released. ठीक है, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था, यूरेनियम को क्रिप्टॉन में कन्वर्ट किया। तो उसके बाद चौथा लिखिए, 4th point, two very light nuclei, two very light nucleus join to form a larger nucleus, join to form a larger nucleus this again release binding energy, because binding energy for hydrogen is less and binding energy for helium is more. Binding energy for helium is more. ठीक है, तो ये 4 नियम आपको याद रखने हैं ये एनर्जी के बारे में। ये जो अभी आपने नोट किया उसमें एक चीज और नोट करिए, पॉइंट नंबर 3 में आपने क्या लिखा, when a larger nuclei is broken into 2 smaller nuclei, energy is released, ये नोट किया है। उसके साथ लिख लीजिए, this process is called fission, बड़े को तोड़ के छोटा बनाना क्या कहलाएगा, फिशन। उसके बाद लास्ट नंबर 4 में आपने क्या लिखा, when 2 smaller are joined to make a larger nucleus, hydrogen to helium, again energy is released, this is called fusion। उसमें लिख लीजिए this is called fusion। ठीक है, तो ये हमने फिशन और फ्यूजन ये दोनों की डेफिनेशन पे काम भी आएगा और इससे आप समझेंगे कि एनर्जी कब रिलीज होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं और ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ये स्प्रिंग जैसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, जैसे स्प्रिंग के 2 एंड्स हैं, अगर हम उसके डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इन 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच का फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द 2। यही फोर्स जो है 2 न्यूक्लियॉन्स के बीच में होता है। ये फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से भी अलग है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी अलग है और इन दोनों से बहुत ज्यादा है और इसका नाम क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, जैसे कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन के सामने 1000 वोल्ट की प्लेट लगाइए और इसको खींचिए तो ये इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से इधर जाएगा, आंसर है 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका ईवी का फॉर्मूला है, 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 to the power 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अभी आपने देखा कि इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है एक न्यूक्लियॉन से दूसरे न्यूक्लियॉन, इसकी यूनिट क्या है, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 to the power 6। ये न्यूक्लियर फोर्स है। तो न्यूक्लियॉन के बीच जो फोर्स होता है उसकी एनर्जी कितनी होती है, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रिकल में जो एक चार्ज और दूसरे चार्ज के बीच में होता है वो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे ज्यादा नहीं होता। ये किसमें होता है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस एनर्जी इज वेरी लार्ज एनर्जी, therefore this force is also a very large force compared to
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, और इसका नेचर अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। अब हमने ये जो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है उससे ग्राफ बनाया। ग्राफ किस किस चीज में बनाया? पोटेंशियल एनर्जी इधर और इस तरफ डिस्टेंस। ये पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ये एक ऐसा डिस्टेंस है जिस पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। दिस इज द कंडीशन ऑफ लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी। और हमारे नेचर का रूल क्या है? एवरी सिस्टम विल ट्राई टू रिमेन इन कंडीशन ऑफ लोएस्ट एनर्जी। तो ये सिस्टम भी, दो न्यूक्लियॉन भी आपस में कितने डिस्टेंस पे रहना चाहेंगे? ये डिस्टेंस होता है अप्रोक्सीमेटली 0.8 फर्मी। फर्मी आप समझते हैं 10 to the power minus 15, that is फर्मी। अच्छा, अगर हमने इन दोनों को अलग करने की कोशिश की तो डिस्टेंस ऐसा बढ़ेगा। अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी -100 से बढ़ जाएगी। बढ़ते बढ़ते कहां पहुंचने की कोशिश करेगी? 0 पहुंचती नहीं, लेकिन बढ़ने की कोशिश करेगी और हर समय ये फोर्स लगा के वापस कहां आने की कोशिश करेगा? R0 पे वापस आने की कोशिश करेगा। वैसे ही अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करने से डिस्टेंस कम होगा, फिर इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी और ये कोशिश क्या करेगा? कम एनर्जी पे आने की कोशिश करेगा। जैसे हमने एक बॉल को लिया और ऐसे ऊपर उछाला, ऊपर उछालने से उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgh। ये mgh एनर्जी आने के बाद में बॉल का इंटेंशन क्या होता है कि वो नीचे आए, नीचे आके अपनी एनर्जी को कम करके कितना कर ले? 0। इसी तरह से हर सिस्टम अपनी एनर्जी को कम करना चाहता है। तो दो न्यूक्लियॉन आपस में अपने डिस्टेंस को कितना मेंटेन करना चाहते हैं? R0 के बराबर मेंटेन करना चाहते हैं। उस समय इनकी एनर्जी मिनिमम होती है। ये समझ में आ गया? सो दिस इज न्यूक्लियर फोर्स। और इसमें अलग करने के लिए हमको जो एनर्जी लगती है दैट इज ए वेरी लार्ज एनर्जी। ओके, अब ये था न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स के साथ एक और चीज लगी हुई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आपके पास एक फिक्स फॉर्मूला है। दैट फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 upon r square. Force is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. न्यूक्लियर फोर्स का ऐसा फिक्स फॉर्मूला हम नहीं बना पाए डिस्टेंस के अनुसार, लेकिन ये हमको मालूम है कि जब उसका डिस्टेंस कम होता है तो उसका फोर्स बड़ी तेजी से बढ़ता है। इट इज नॉट फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ। उसमें r की पावर 2 नहीं होती है, r की पावर 6 या 7 होती है। मतलब r को अगर हम 2 टाइम्स कर देंगे then the force will increase 128 times, इतना ज्यादा। ठीक है? So it does not follow inverse square law and there is no definite formula for nuclear force. ये है फोर्स किसके बीच में लगता है, उसको चार्ज से कोई मतलब नहीं है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगना है या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में नहीं लगना है। नो रूल। उसको न्यूक्लियॉन होना चाहिए। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी फोर्स लगेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी लगेगा और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी ये फोर्स लगेगा। सो दीज आर ऑल फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, जो कि सबको आपस में। तो न्यूक्लियर फोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो आंसर है न्यूक्लियर फोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिस्टेंस। जैसे ही हम डिस्टेंस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, डबल, ये वीक हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स? 128 टाइम्स, 2 to the power 7। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अगर आप उसको 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे वो भी वीक हो जाएगा। कितना? 4 टाइम्स। तो दूर करने से कौन सा फोर्स जल्दी वीक होता है? न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आया? तो अगर ये दोनों फोर्स आमने सामने हैं, प्रोटॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या काम करता है? अट्रैक्शन की रिपल्शन? रिपल्शन।
प्रोटॉन और प्रोटॉन में न्यूक्लियर फोर्स क्या काम करता है? अट्रैक्शन की रिपल्शन, क्योंकि अट्रैक्शन होगा। अगर R नॉट के इधर है तो दिस इज निगेटिव एनर्जी। निगेटिव एनर्जी इज फॉर अट्रैक्शन, तो ये अट्रैक्ट करते हैं। और कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है? न्यूक्लियर फोर्स। इसलिए हमने क्या बनाया नियम कि प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे से दूर चले जाएंगे या चिपके रहेंगे? चिपके रहेंगे। किस फोर्स के कारण? क्योंकि न्यूक्लियर ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। फिर भी उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो तो उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बढ़ता है, तो इसलिए बीच में हमने न्यूट्रॉन लगा दिया। न्यूट्रॉन लगाने से क्या हो गया? प्लस और प्लस न्यूट्रॉन के दोनों तरफ हो गए, उनका डिस्टेंस हमने बढ़ा दिया। लेकिन प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन ये तो चिपके हुए हैं, तो ये बड़ी जोर से एक दूसरे को चिपक जाते हैं क्योंकि इनका डिस्टेंस एकदम टच किया हुआ है। और प्लस टू प्लस कैसा है? थोड़ा सा दूर है, तो रिपल्शन कैसा हो गया? वीक। लेकिन ये पकड़ने वाला अट्रैक्शन फोर्स कैसे हो गए? स्ट्रॉन्ग। इसलिए न्यूट्रॉन बीच में देने से हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन क्या काम करता है? न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। प्रोटॉन का जो रिपल्शन का फोर्स है उसको न्यूट्रॉन कम करता है। इसमें एक चीज ध्यान में रखिए, जब हम छोटा न्यूक्लियस लेते हैं जैसे हीलियम, हीलियम में कितने प्रोटॉन हैं? 2। और न्यूट्रॉन बराबर बराबर है। ओके, उसका हमने कंस्ट्रक्शन बना दिया इस तरह से, ये 2 न्यूट्रॉन है और ये 2 प्रोटॉन। इसके बीच में कुछ रिपल्शन लगेगा, पर इन चारों के बीच में क्या है? अट्रैक्शन। न्यूक्लियर, सो अट्रैक्शन फोर्स इज स्ट्रॉन्ग। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत है। इसको आप तोड़ना चाहेंगे तो आपको 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी, तब टूट पाएगा। रीजन समझ में आ रहा है? लेकिन अगर हम ड्यूट्रियम लेते हैं, ड्यूट्रियम में सिर्फ 2 है, तो इनके बीच की एनर्जी कम होती है, तोड़ना आसान है, इस चार को तोड़ना मुश्किल है। ओके, ये एक चीज है। अब अगर हमारा न्यूक्लियस और बड़ा हो गया, जैसे बड़ा होते होते कोई बड़ी चीज बताइए, Fe। Fe क्या? या क्लोरीन। क्लोरीन के बारे में सब जानते हैं। उसमें कितने प्रोटॉन्स होते हैं और कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? 17 प्रोटॉन्स एंड 18 न्यूट्रॉन्स। और अगर हम उसका क्लोरीन प्रोटॉन कितना बता रहे हैं? 17 और न्यूट्रॉन्स 18 और इसका आइसोटोप लेंगे तो उसमें 20। क्लोरीन 2 टाइप का मिलता है, 17 प्लस 18 35 और 17 प्लस 20 37। और इनका एवरेज कितना आता है? 35.5 आइसोटोप्स का। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ओके, इसमें आप देखेंगे न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से ज्यादा है। क्यों? इसलिए कि जब ये मॉलिक्यूल, जब ये न्यूक्लियस बड़ा होते जाता है तो एक न्यूक्लियॉन से दूसरा न्यूक्लियॉन का डिस्टेंस बढ़ते जाता है। जब ये डिस्टेंस बढ़ता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कम होता है और न्यूक्लियर फोर्स भी कम होता है। लेकिन कौन ज्यादा कम होता है? न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा कम होता है। अगर न्यूक्लियर फोर्स कम हो गया तो कौन सा फोर्स बढ़ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है? रिपल्सिव या अट्रैक्टिव? रिपल्सिव। तो रिपल्शन ज्यादा होगा। अगर रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये पॉइंट अलग अलग हो जाएंगे और न्यूक्लियस टूट जाएगा। ये बात समझ में आई? उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि उसमें बहुत सारे न्यूट्रॉन डाल दो, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या काम करते हैं? एक ही फोर्स पैदा करते हैं। कौन सा? न्यूक्लियर फोर्स, विच इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रिपल्शन नहीं करते। तो फिर क्या होगा? जिस तरह से गोंद चिपकाती है उस तरह से न्यूट्रॉन सबको अपने साथ चिपकाता है।
तो भले दूर दूर वाले पार्टिकल का प्लस प्लस का रिपल्शन कम होता है, इन दोनों का न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही कम हो जाता है, लेकिन बीच बीच में न्यूट्रॉन है, बहुत सारे न्यूट्रॉन भरे हुए हैं, तो वो न्यूट्रॉन उस फोर्स को बढ़ाते हैं और उसको स्टेबल रखने में हेल्प करते हैं। पर इसकी भी एक लिमिट है। अगर डिस्टेंस और बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया, 238, अगर ये डिस्टेंस 238 हो जाता है, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला के कितने हो गए, 238। अगर इतना बड़ा एक न्यूक्लियस बनता है यूरेनियम का, क्या आपको मालूम है इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, 92, करेक्ट। अगर यूरेनियम में 92 प्रोटॉन है तो इसके पास न्यूट्रॉन कितने होंगे, 146 न्यूट्रॉन होते हैं। ये सब न्यूक्लियर फोर्स लगा के अट्रैक्ट करते हैं। रिपेल करने वाले कितने, 92, ठीक है। अब हमने इसको और बढ़ा के 239 कर दिया, एक न्यूट्रॉन और डाला, 239, तो 238 में 239 किया, ऐसा बढ़ गया। जैसे ही उसका साइज ऐसे बढ़ता है, दोनों फोर्स वीक हो गए। कौन कौन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का और न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्शन, दोनों वीक हुए। कौन सा ज्यादा वीक हुआ, न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्शन वाला ज्यादा वीक हो गया। तो कौन ज्यादा स्ट्रांग हो गया, रिपल्शन ज्यादा स्ट्रांग हो गया। ये रिपल्शन स्ट्रांग होता है तो क्या होता है, इसके किनारे से ये टूट जाता है, 4 पार्टिकल इसमें से निकल जाते हैं। तो 238 को हमने एक डाला, क्या बनाया, 239 प्लूटोनियम, उसमें से 4 पार्टिकल निकल गए। क्यों, क्योंकि साइज बड़ा होता है। तो टूटने का कारण क्या होता है, साइज का बड़ा। याद रखिए, कोई भी न्यूक्लियस कब टूटता है, जब उसका साइज बड़ा हो जाए। तो वो टूट गया, टूट के उसमें से 4 पार्टिकल निकल गए, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। ये जब अल्फा पार्टिकल उसमें से निकल गए, हीलियम न्यूक्लियस निकल गया, तो 239 में से 4 माइनस कर दो, 235। सो दैट इज अगेन यूरेनियम 235 बच जाता है। इस तरह से U238 में न्यूक्लियर रिएक्शन करके हम U235 बनाते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स से हम क्या समझते हैं, देयर इज ए लिमिट ऑफ साइज, यानी 238 से बड़ा न्यूक्लियस हमको अपने नेचर में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, अब आप समझ गए क्यों नहीं मिलता, क्योंकि बड़ा होगा तो टूट जाएगा, ये रीजन। इसीलिए किसी भी चीज के बड़ा होने की एक लिमिट है, उसके बाद उसको टूटना ही, ठीक है। भले न्यूक्लियस हो, भले एटम हो, भले कोई चेन हो, भले कोई फैमिली हो, भले कोई पेड़ हो, भले कोई मकान हो, भले कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, जो चीज बहुत बड़ी होगी, एक हर एक का एक ऑप्टिमम साइज होता है, उस साइज तक वो स्टेबल है, और जैसे उस साइज से बढ़ना शुरू करता है वो टूटे। और इसी को आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि एक जो मास का सबसे बड़ा यूनिट होता है वो कौन सा होता है, याद है, मास का सबसे बड़ा यूनिट, उसका नाम क्या है, किलोग्राम आप जानते हैं, क्विंटल जानते हैं, टन जानते हैं, अब बताइए उससे और बड़ा। हाँ, वो तो आप पावर लगाते जाओगे, वो नहीं, ओके, भूल गए आप लोग। मास का सबसे बड़ा यूनिट होता है चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर। क्यों, क्योंकि जो इंडियन साइंटिस्ट थे चंद्रशेखर, उन्होंने ये बताया कि जब कोई चीज बड़ी होती जाती है तो वो टूट जाती है। कितनी बड़ी होती है, तो उन्होंने कैलकुलेशन किया ग्रेविटेशनल फोर्स का, कि अगर कोई चीज सन से 1.4 टाइम्स हैवियर हो जाएगी तो वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसके पार्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स से एक दूसरे को पकड़ के नहीं रख पाएंगे। इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसके पार्टिकल एक दूसरे को पकड़ के नहीं रख पाएंगे और वो टूट जाएगी।
इसका मतलब हमारे नेचर में उससे भारी कोई चीज नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ा भारी पार्टिकल अगर कोई होगा तो कितना बड़ा होगा? 1.4 टाइम्स ऑफ द सन। ये जो मास है, इस मास को माना गया 1 चंद्रशेखर यूनिट, Cl बोलते हैं, 1 Cl। दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास। और इससे ये भी पता लगता है कि आप लोगों की मेमोरी कितनी है, क्योंकि ये सबने पढ़ा है और सबने याद भी किया है पिछले साल एग्जाम में। याद है? ओके।